अमालगमेशन वाले चैप्टर में हमने थ्योरी इसकी कर ली थी कि अमालगमेशन क्या होता है, इसकी एंट्रीज हमने देख ली थी ट्रांसफर कंपनी में के अकाउंट्स बुक्स के अंदर, ट्रांसफर कंपनी की बुक्स के अंदर। दो मेथड हमने देखे थे कि मर्जर इन द नेचर ऑफ मर्जर होता है या इन द नेचर ऑफ परचेज होता है। तो इन द नेचर ऑफ मर्जर और परचेज का ट्रांसफर के ऊपर तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बस ट्रांसफर कंपनी के जो अकाउंट्स होते हैं उसके अंदर फर्क पड़ जाता है, वो रिजर्व नहीं आता उसके अंदर एक तो, और दूसरी चीज है कि यहाँ पे एसेट को आप बुक वैल्यू पे दिखाते हो या रिवाइज्ड वैल्यू पे दिखाते हो, इस पे फर्क पड़ता है, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, सो सेकंड इलस्ट्रेशन हमने फर्स्ट देखा था क्लासरूम में, तो सेकंड इलस्ट्रेशन आप उसी के अकॉर्डिंग कर सकते हो। थर्ड इलस्ट्रेशन की तरफ चलते हैं। पहले मैं आपको इलस्ट्रेशन अच्छे से एक बार बताऊंगी और उसके बाद हम क्या करेंगे, कोई भी अगर नई चीज आई है तो फिर मैं वो आपको बताऊंगी, पूरा का पूरा इलस्ट्रेशन मैं आपको निकाल के नहीं दिखाऊंगी। ओके, थर्ड इलस्ट्रेशन में देखिए क्या बोल रहा है आपको। जस्ट अ मिनट। ओके, नाउ बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी लिमिटेड आपको दे रखी है, 31 मार्च 2015 की है। ये सारे आपको दे रखे हैं, ए और बी दोनों का आपको कैपिटल का, जनरल रिजर्व, सरप्लस वगैरह वगैरह सारा बैलेंस आपको दिया हुआ है एसेट लायबिलिटी का। ये आपको कह रहा है कि 1 अप्रैल 2015 को एक नई कंपनी बन के आई है सी लिमिटेड। इस सी लिमिटेड के अंदर ए और बी दोनों कंपनी जो है ये मर्ज हो गई हैं। ठीक है, इसके एसेट को अक्वायर कर लिया गया है, एसेट एंड लायबिलिटीज दोनों को ही। ये भी हमें देखना होता है कि एसेट अक्वायर की गई है या दोनों चीजें अक्वायर की गई हैं। द टर्म्स ऑफ एक्विजिशन आपको यहाँ पे दी हुई है। ठीक है, फिर आपको लास्ट में बोला हुआ है कि आपको ए और बी कंपनीज की बुक्स क्लोज करनी है, जर्नल एंट्री बनाइए, सी की जर्नल एंट्री बनाइए सी लिमिटेड की बुक्स के अंदर। ठीक है, अब एक चीज मैं आपको बता दूं, ये जो है आपका इन दी, अब देखिए सबसे पहले हम ना इसकी वो देते हैं बिजनेस, जो कंसिडरेशन आप दे रहे हो किस रूप में है, देखिए वो शेयर्स के रूप में है। ठीक है, बिजनेस ए लिमिटेड को आपने शेयर इशू करे हैं, बी को भी आपने शेयर इशू करे हैं। दूसरी चीज, ये दो कंपनियां एक कंपनी में मर्ज हो रही हैं, तो ये आपका इन दी नेचर ऑफ मर्जर है, ये जो अमालगमेशन जो आपका हो रहा है। ठीक है, इन दी नेचर ऑफ मर्जर है, तो ट्रांसफरी कंपनी की बुक्स में जो आप जनरल एंट्री डालते हो ना, वहां ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि वहां की जनरल एंट्री जो है उस पर फर्क पड़ेगा थोड़ा सा, वहां हम रिजर्व जरूर लेंगे। ठीक है, दूसरी चीज, एसेट और लायबिलिटी किस वैल्यू के ऊपर ट्रांसफर होगी, तो वो आपकी बुक वैल्यू पे ट्रांसफर होगी, रिवाइज्ड वैल्यू पे नहीं होगी, क्योंकि ये इन दी नेचर ऑफ मर्जर है ये वाला अमालगमेशन। क्वेश्चन में सबसे पहले हम निकालेंगे आप कंसिडरेशन क्या दे रहे हो। ठीक है, बिजनेस जो आप परचेज कर रहे हो, तो बिजनेस परचेज की एंट्री में आप जो कंसिडरेशन डालोगे उसमें आप क्या क्या दे रहे हो। देखिए 40 लाख है, सेटलमेंट में आप उसको 20-20 रुपए के इक्विटी शेयर दे रहे हो, तो 40 लाख आपके पास हो गए टोटल, 20-20 रुपए के आप इसको शेयर दे रहे हो, यानी 2 लाख शेयर्स आपने इस कंपनी को ए को अलॉट करे। ठीक है, इंटू 20, ये आपकी ए कंपनी की जो आप उसको कंसिडरेशन दोगे वो है। बी कंपनी की कंसिडरेशन भी हम ऐसे ही सेम निकाल लेंगे, 10 लाख रुपए टोटल दे रहे हो आप उनको, और इनको आप दे रहे हो 20 रुपए के शेयर, 50, अच्छा आपने पहले से ही यहाँ पे निकाला हुआ है, इनको दे रहे हो आप 50,000 शेयर 20 रुपए के हिसाब से। ठीक है, ये बी की कंसिडरेशन है, टोटल कंसिडरेशन दोनों की बन जाती है 50 लाख। ये चीज हो गई कंप्लीट। अब हमें बनानी है जर्नल एंट्री। देखिए सबसे पहले हम एक बार और देख लेते हैं, सी लिमिटेड ने पब्लिक इशू करा है, ये उसी के बुक्स में आएगा, फॉर्मेशन वाला भी ट्रांसफर की बुक्स में आएगा, लिक्विडेशन वाला भी उसी की बुक्स में आएगा। ठीक है, अब जर्नल एंट्री बनाते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे इन दी बुक्स ऑफ ए लिमिटेड, पहली ट्रांसफरर कंपनी है ये। फर्स्ट एंट्री होती है जब आप रियलाइजेशन अकाउंट में जो भी इसके एसेट को लिया गया है उसको ट्रांसफर करते हो, इसकी एंट्री बनेगी आपकी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। अगर आपको पहले ये समझ में नहीं आया था जनरल एंट्री कैसे बनाने, तो अभी ध्यान से दिखिएगा, क्योंकि मैं हर क्वेश्चन में आपको जनरल एंट्री बना के नहीं दिखाऊंगी। सारी जितनी भी एसेट इसकी ट्रांसफर की गई है सभी ले लेंगे, तो सारी एसेट आ जाएंगी, लैंड, प्लांट, मोटर व्हीकल, फर्नीचर, गुडविल भी आ जाती है इसी के अंदर। ठीक है, मतलब जो जो आपकी एसेट गुडविल, क्योंकि ए लिमिटेड की है नहीं तो यहाँ पे आएगी नहीं, पेटेंट आ जाएंगे, इन्वेस्टमेंट आ जाएंगी, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड बैंक बैलेंस, सारी की सारी एसेट आपकी यहाँ पे आ जाएंगी। सो लैंड, इसमें आ जाएगा आपका कितना, 14 लाख। उसके बाद प्लांट 15 लाख,
मोटर व्हीकल 1,50,000, फर्नीचर 70,000, पेटेंट्स 2,50,000, इन्वेस्टमेंट 1,10,000। अब करंट एसेट डालते हैं, इन्वेंटरीज 2 लाख। सारी एसेट ली है आपकी जो जिसमें आप मर्ज हो रहे हो ना, वहां पे अगर बोला होता कि कोई एसेट नहीं ली है तो हम उसको छोड़ देते, सीधी सी बात है, लेकिन सारी एसेट ले ली है। एंड ट्रेड रिसीवेबल 1 लाख, और फिर आपका है कैश 40,000 का। ठीक है, सारी की सारी एसेट रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर हमने ट्रांसफर कर दी, ट्रांसफरर कंपनी की बुक्स के अंदर जनरल एंट्रीज बन रही है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब सेकंड जो जनरल एंट्री बनती है ट्रांसफरर कंपनी की बुक्स में, वो बनती है लाइबिलिटीज लेने की। तो इन्होंने ली, सारी ही लाइबिलिटी ली है, सी क्योंकि सब कुछ मर्ज हो रहा है, सी नई कंपनी ही बन रही है, तो एक ही लाइबिलिटी आई थिंक इनकी, ट्रेड पेबल 1,20,000 की, और कोई लाइबिलिटी है नहीं। डिवेंचर्स होते तो वो भी ट्रांसफर हो जाते, पर और कोई है नहीं, तो ट्रेड पेबल्स इसकी रिवर्स एंट्री हो जाएगी 1,20,000 टू रियलाइजेशन अकाउंट। एक चीज ध्यान रखिएगा, मैं नहीं लिख रही हूँ सिंप्लिसिटी की वजह से, मतलब थोड़ा जल्दी करने की वजह से, बट आप अकाउंट के स्टूडेंट हो तो आपको मालूम है हर एक जनरल एंट्री के बाद यहाँ पे आप एक उसका रीजन डालते हो कि क्या आपने उस जनरल एंट्री में किया है, एक्सप्लेनेशन डालते हो बेसिकली। ठीक है, वो आपको जरूर डालनी है, उसके बिना जनरल एंट्री आपकी बिल्कुल अधूरी है। ओके, अब हमने क्या किया, रियलाइजेशन में जो भी आपने ट्रेड पेबल्स लाइबिलिटी ली थी वो हमने ले ली। ठीक है, अभी क्या करनी है, परचेज कंसिडरेशन की बारी आती है कि जो परचेज कंसिडरेशन पे की गई है उसकी एंट्री। पहले हम करते हैं परचेज कंसिडरेशन को ड्यू करने की एंट्री। इसकी एंट्री होती है ट्रांसफरी टू रियलाइजेशन। ठीक है, ट्रांसफरी है सी लिमिटेड, तो सी लिमिटेड टू रियलाइजेशन। कितना दे रहे हो आप ए कंपनी को, यहां हमने देखा था 40 लाख रुपए। ठीक है, 40 लाख दे रहे हो आप इनको, तो यहां आ जाएगा 40 लाख, और सारे के सारे पैसे जो इनको दिए जा रहे हैं वो दिए जा रहे हैं इन दी मतलब शेयर्स के फॉर्म में। ठीक है, तो आपको सिर्फ शेयर्स मिल रहे हैं सी लिमिटेड से, तो आपका एंट्री बन जाएगी इक्विटी शेयर्स इन सी लिमिटेड, कि सी लिमिटेड में आपको इक्विटी शेयर मिल रहे हैं 40 लाख रुपए के बराबर के टू सी लिमिटेड। ठीक है, ये हो गई पेमेंट रिसीव, सॉरी क्या कहते हैं इसको, परचेज कंसिडरेशन रिसीव करने की एंट्री। ठीक है, इसके बाद आती है आपकी कि आपको रियलाइजेशन पे आपके इक्विटी शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट हो रहा है या फिर उनको लॉस हो रहा है। अब ये देखने का तरीका, इसके लिए तो आपको रियलाइजेशन का अकाउंट बनाना पड़ेगा, क्योंकि आपको ये देखना पड़ेगा कि उनको क्या क्या चीजें थी जो मिलनी थी, ठीक है, इक्विटी शेयर होल्डर्स को, और क्या क्या चीजें हैं जो उनको जो आपने उसको पेमेंट करी। तो इसकी एक बार कैलकुलेशन आप वैसे भी कर सकते हो। देखिए मैं आपको बताती हूँ, शेयर होल्डर्स का जो है ना राइट किस किस चीज के ऊपर होता है। शेयर होल्डर्स का राइट शेयर कैपिटल के ऊपर होता है। ठीक है, इनको जनरल रिजर्व भी मिलेगा, इनको सरप्लस में भी इनका हिस्सा मिलेगा। तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ ये 3 ही चीजें दी हुई है। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, एक्यूमुलेटेड लॉस वाला आपको पॉइंट याद होगा, जितना भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है सारा का सारा इनके अकाउंट्स में क्रेडिट कर दो, एक्यूमुलेटेड लॉस होगा तो डेबिट कर दोगे आप। ठीक है, तो अभी देखिए इसके बाद अपनी जो जनरल एंट्री बनती है वो बनती है रियलाइजेशन के ऊपर, इनको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ वो बनती है। अभी हम एक काम करते हैं, उस चीज को हम यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट हमें यहां बनाना पड़ेगा, ये देखने के लिए कि इक्विटी शेयर होल्डर्स को रियलाइजेशन पे प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। अब क्वेश्चन में हमें सिर्फ जनरल एंट्री बनाने के लिए बोला गया है, तो हम रियलाइजेशन अकाउंट को क्या करेंगे, हम वर्किंग नोट में साइड में एक बार बना के देख लेंगे, अदरवाइज आप इसको ओब्वियसली क्वेश्चन में बना सकते हो। ठीक है, तो रियलाइजेशन अकाउंट में देखिए क्या क्या जाता है। रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट साइड पे जितनी भी एसेट्स आपकी रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर की गई हैं वो जाती हैं। अगर आप एसेट देखो तो टोटल 38,20,000 की एसेट गई है। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 38,20,000। क्रेडिट साइड पे सबसे पहले जो लाइबिलिटीज ट्रांसफर करी गई हैं वो जाती हैं। ठीक है, लाइबिलिटीज कितने की है, 1,20,000 की, ये ट्रेड पेएबल है, ये जाता है। ओके, इसके बाद पता है क्या जाता है, इसके बाद जाता है आपका जो आपका
ट्रांसफरी कंपनी है उसने जो ट्रांसफर कंपनी को परचेज कंसीडरेशन दी है यहाँ पे वो जाती है। ठीक है, तो कितनी परचेज कंसीडरेशन दी थी उसने? 40 लाख रुपए की दी थी। इसके अलावा अगर मान लीजिए प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं, अगर हम उसकी एंट्री बनाते हैं तो उसमें अगर रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर हम कुछ डालते हैं, मतलब उनको ज्यादा अमाउंट पे करी गई होती है उनको जो मिलनी चाहिए थी उससे, तो वो भी यहाँ पे आ जाता है। लेकिन अगर आप देखोगे तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, प्रेफरेंस जो आपके बनते थे 5 लाख बनते थे और प्रेफरेंस को आपने पे भी कितने करे हैं? इनको 5 लाख ही पे करे गए हैं। मैंने यहाँ पे 1 0 ज्यादा लगा दी। नहीं ठीक है, ये तो इनको पे भी 5 लाख करे गए। अब ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ? क्योंकि आप देखोगे परचेज कंसीडरेशन के अंदर इक्विटी शेयर्स इशू करे गए हैं और प्रेफरेंस शेयर इशू नहीं करे गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये बड़ी हुई वैल्यू, तो ये जो 5 लाख के प्रेफरेंस शेयर है, इट मीन इनको इतने ही पे करे गए हैं इन परचेज कंसीडरेशन। ठीक है, इससे एक्स्ट्रा इनको कुछ भी पे नहीं करा गया। तो ये 5 लाख के 5 लाख है, तो यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा नहीं है, तो रियलाइजेशन में वो कुछ नहीं जाएगा। इसका हम अब बैलेंस निकाल लेंगे, बस सिंपल सा, और कुछ आता नहीं है इसमें। रियलाइजेशन में हमने कुछ भी और ट्रांसफर करा नहीं है, तो ये हो जाएगा 38,20,000, 3 लाख। अगर क्रेडिट साइड पे बैलेंस आता, ठीक है, तो ये आपका होता लॉस, और यहाँ पे आया है तो ये आपका है रियलाइजेशन के ऊपर प्रॉफिट। ठीक है, 3 लाख। इसकी अब हम जनरल एंट्री बना देंगे यहाँ पे। सो रियलाइजेशन टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट, क्योंकि ये प्रॉफिट है तो ये इक्विटी शेयर होल्डर्स के अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। ₹3 लाख का। ठीक है, अभी प्रेफरेंस वालों की बात कर लेते हैं। तो प्रेफरेंस वालों को कैसे पेमेंट करी गई है? देखिए प्रेफरेंस वालों को कैसे पेमेंट करी गई है, इसमें पेमेंट के बारे में सिर्फ एक ही चीज बोली गई है। आपने ए के बिजनेस को टोटल 40 लाख में वैल्यू करा है और उसकी पूरी सेटलमेंट आपने करी है 20 रुपए की इक्विटी शेयर इशू करके। तो चाहे आपने उसका मतलब जो भी खरीदा है ए लिमिटेड का, चाहे आपने इक्विटी शेयर होल्डर्स को पैसा दिया है, चाहे आपने या पेमेंट करी है, या आपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट करी है, दोनों को आपने 20 रुपए के इक्विटी शेयर इशू करके पेमेंट करी है। ठीक है, तो वही मैं जैसे मैंने आपको बोला था 5 लाख रुपए है, इनको अलग से कहीं नहीं दे रखा कि प्रेफरेंस शेयर इतने इशू करे गए हैं। इनको क्या पेमेंट करी गई है? इनको भी इक्विटी शेयर इशू करे गए हैं 20 रुपए के। तो 5 लाख 20 रुपए का एक शेयर, मतलब टोटल अमाउंट तो 5 ही लाख पे की गई है, बस 20 रुपए के हिसाब से शेयर इशू करे गए हैं। तो इसकी जो हम एंट्री बनाएंगे, जो आप प्रेफरेंस शेयर्स को शेयर इशू करने की एंट्री जैसे आप बनाते हो, सो ये हो जाएगी आपकी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट। ये तो ड्यू हुई है इनकी जो पेमेंट आप कर रहे हो 5 लाख। दूसरी चीज, अब इनको उस कंपनी के अंदर ट्रांसफर भी करना है, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, इनको क्या दिया है हमने? इक्विटी शेयर्स इन सी लिमिटेड। तो ये ध्यान रखिएगा, इनको पेमेंट कैसे करेंगे? 5 ही लाख दिए गए हैं और कोई एक्स्ट्रा प्रेफरेंस शेयर इशू नहीं करा है, लेकिन सारी टोटल पेमेंट पूरी ए लिमिटेड की वैल्यू आपने 40 लाख लगाई बिजनेस कंसीडरेशन। उसको कैसे पे करा है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, या मतलब जिसको भी पे करा है, जो भी आपके दोनों शेयर होल्डर है, सबको इक्विटी शेयर इशू करें और 20 रुपए के हिसाब से इशू करें। ठीक है, सो ये हो जाएंगे आपके 5 लाख। यानी ये जो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये 40 लाख के ये जो आपको प्रेफरेंस शेयर जो इशू करे गए ना, उसमें इनके शेयर्स भी हैं, प्रेफरेंस वालों के भी। ठीक है, अब हम आते हैं इक्विटी के ऊपर। तो इक्विटी शेयर्स का जब हम एंट्री डालते हैं ना कि उनको क्या क्या मिलने वाला है, तो अब हम करते हैं इक्विटी शेयर्स होल्डर, जैसे हमने प्रेफरेंस शेयर को हमने यहाँ इक्विटी शेयर होल्डर के अकाउंट में ट्रांसफर करा है ना, वहां भी हम ट्रांसफर करते हैं, लेकिन वहां हम सिर्फ
शेयर वैल्यू, शेयर कैपिटल ट्रांसफर नहीं करते, क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर्स ओनर होते हैं कंपनी के, उनको सिर्फ शेयर कैपिटल में हिस्सा नहीं होता है, उनका रिजर्व में भी हिस्सा होता है, उनका सरप्लस के बैलेंस में भी हिस्सा होता है, और उनका एक्यूमुलेटेड लॉस में भी हिस्सा होता है। अगर कोई लॉस होता उसमें भी उनका हिस्सा आता है, और वो भी यहाँ पे हमें दिखाना पड़ता है, और उस लॉस की वजह से इनको जो प्रॉफिट या जो भी हो रहा है वो कम हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले इक्विटी शेयर, सबसे पहले तो कैपिटल ही ट्रांसफर करनी है जैसे हमने प्रेफरेंस वालों की करी थी। फिर जनरल रिजर्व है हमारे पास, ठीक है, तो जनरल रिजर्व, फिर हमारे पास सरप्लस का बैलेंस भी है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट। तो कितना ट्रांसफर होगा देखिए, इक्विटी शेयर कैपिटल है आपकी 15 लाख प्लस 8 प्लस 9। अगर लॉस होता तो ये एंट्री उल्टी हो जाती, ठीक है, तो 15 लाख, 8 लाख और 9 लाख, ये हो गया आपका टोटल 32 लाख। ठीक है, अब इनको दिया क्या गया है, ये गौर करने वाली बात है, ध्यान से देखिएगा। अभी 9th में, अब यहाँ पे जो हमने इनको रियलाइजेशन के ऊपर प्रॉफिट निकाला था ना 3 लाख रुपए का, वो आप यहां से भी निकाल सकते हो कि इनको कितना दिया जाना है और इनको आपने कितना दिया। तो देखिए इनको दिया क्या आपने, इनको ऑब्वियसली बात है शेयर इशू करे हैं, तो वही एंट्री बनेगी जो प्रेफरेंस वाले में बनी थी, इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स इन सी लिमिटेड। ठीक है, लेकिन कितने के शेयर, देखो 5 लाख के शेयर, तो टोटल इनको आपने जो कंसिडरेशन पे करी गई है वो है 40 लाख रुपए की। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हो 40 लाख रुपए टोटल आपने इनको पे करा है, जिसमें से 5 लाख तो प्रेफरेंस के थे, तो यानी बाकी के किसके थे, इक्विटी शेयर होल्डर्स के, तो बाकी के 35 लाख के शेयर आपने इनको इशू करे हैं। ठीक है, अब वो प्रॉफिट जो हमने ऊपर निकाला था ना रियलाइजेशन अकाउंट बना के, वो आप यहां से भी निकाल सकते हो। देखो इनको देना कितना था 32 लाख, इनको दिया कितना 35 लाख, यानी प्रॉफिट कितना हो गया 3 लाख रुपए का, सीधी सी बात है। ठीक है, तो वही चीज आप यहां से भी निकाल सकते हो जो हमने यहाँ से निकाली, यहाँ हमने एसेट और लाइबिलिटी की हेल्प से निकाली है, यहाँ हमने शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व और सरप्लस की हेल्प से। वैसे भी हमने, अगर आपको वो चैप्टर याद हो तो इसमें हमने किया था कि आई थिंक कौन सा चैप्टर, होल्डिंग कंपनी था वो शायद, कि नेट एसेट के ऊपर शेयर होल्डर्स का हक होता है, तो एसेट माइनस लायबिलिटी, नेट एसेट ये ना ये, और चाहे आप नेट एसेट से निकाल लो, चाहे आप शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व और सरप्लस ऐड करके निकालो, दोनों सेम चीज पड़ती है, वही चीज यहाँ हो रही है। ठीक है, सेम ऐसी चीजें, सेम ऐसी एंट्री हो जाएंगी बी लिमिटेड के अकाउंट में, उसकी भी एसेट जाएगी, लायबिलिटी जाएगी, वही सारी चीजें होंगी। तो मैं बी लिमिटेड की अकाउंट आपको नहीं बना के दिखा रही हूँ, वो आप आराम से बना सकते हो, क्योंकि एग्जैक्टली ऐसे ही वो बनेंगे। अब मैं कर रही हूँ ट्रांसफरी कंपनी की बुक्स के अंदर कैसी कौन सी एंट्री बनेगी, क्योंकि ट्रांसफरी कंपनी की बुक्स में ही फर्क पड़ता है हर चीज का, मर्जर है या परचेज है, तो सी लिमिटेड का बनाते हैं अब हम। ठीक है, फर्स्ट एंट्री होगी सी लिमिटेड की बुक्स में। सबसे पहली एंट्री होती है जो बिजनेस आपने परचेज करा है, ठीक है, उसके लिए जो परचेज कंसीडरेशन आपकी ड्यू हो रही है ना, उसकी एंट्री। तो ये एंट्री बनती है आपकी बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू, किसको देते हो आप पैसा, लिक्विडेटर को, क्योंकि लिक्विडेटर ही उनको लिक्विडेट करेगा और कोई नहीं कर सकता। तो लिक्विडेटर ऑफ ए और लिक्विडेटर ऑफ बी लिमिटेड। ठीक है, टोटल 40 लाख दे रहे हो आप, और हमने वहां पे सॉरी ए को तो आप ए को 40 लाख ए को दे रहे हो आप, ओके 40 लाख। ठीक है, और बी को कितना दे रहे हो, यहां आप देख सकते हो बी को आपने दिए हैं 10 लाख, मतलब टोटल आपने जो पैसा देना है वो देना है 50 लाख। ठीक है, ये हो गया। अब आपने उनसे जो जो चीजें ली हैं, अक्वायर की हैं, एसेट प्लस लायबिलिटी, वो चीजें हम अब ट्रांसफरी कंपनी के उसमें बुक्स में दिखाएंगे कि हमने उनसे लिया क्या क्या है। ठीक है, दोनों की एसेट और दोनों की लायबिलिटी। अब ध्यान रखिएगा ये इन दी नेचर ऑफ मर्जर है। इन दी नेचर ऑफ मर्जर जब होता है यहाँ पे, तो हम उसके हिसाब से यहाँ पे एंट्री करेंगे। ठीक है, बिजनेस परचेज वगैरह की एंट्री डालेंगे। अगर बैलेंसिंग फिगर देखेंगे दोनों साइड पे, क्या रिजर्व में डालना है या फिर आपको सरप्लस अकाउंट के अंदर बैलेंसिंग फिगर दिखाना है। ओके, दोनों की एसेट लायबिलिटी ले लेंगे हम, जो भी आपकी लैंड बिल्डिंग वगैरह वगैरह, करंट एसेट फिक्स्ड एसेट जो भी बनती है सारी की सारी आप उठा लोगे। गुडविल है तो गुडविल भी उठा लोगे, सारी एसेट्स
टू बिजनेस परचेज एंड टू ट्रेड पेबल्स। जो भी आपका बैलेंसिंग फिगर जाएगा, अगर डेबिट साइड पे बच रहा है तो हम उसको डाल देंगे अपने। एक मिनट, चलिए इसकी एंट्री बना देती हूँ मैं। जितनी भी आपकी टोटल एसेट्स वगैरह थी, सो लैंड, प्लांट, मोटर, फर्नीचर, गुडविल था बी उसके लिमिटेड में, ठीक है, पेटेंट, इन्वेस्टमेंट, इन्वेंटरीज, ट्रेड रिसीवेबल, कैश, 2 में जाएगा बिजनेस परचेज और 2 में जाएगा ट्रेड पेबल। ओके, अब एक चीज मैं आपको बताना चाहती हूं, अगर इसका डेबिट साइड क्रेडिट साइड से ज्यादा होती, ठीक है, अगर डेबिट साइड क्रेडिट साइड से ज्यादा होती, बिजनेस परचेज के 50 लाख थे, ट्रेड पेबल आप दोनों का टोटल करोगे तो दोनों के टोटल आएंगे 1,70,000 कुछ, ठीक है। तो क्या होता, हम जनरल रिजर्व को यहाँ पे दिखाते एडजस्टेड वैल्यू से। ध्यान रखिए, वो एडजस्टेड वैल्यू वाला पॉइंट जरूर याद रखिएगा। क्या होता था वो, जो शेयर कैपिटल है इन कंपनी की जो मर्ज हुई है, इसमें से जो आपने इनको शेयर कैपिटल दी है, जो अलॉट की है आपने, उसको माइनस कर दो, ठीक है। अलॉटेड जो है वो जितनी ज्यादा है, ये वाली ज्यादा होगी, ठीक है, तो ये जितनी ज्यादा है उसको आप क्या करोगे, जनरल रिजर्व में से माइनस कर दोगे, ठीक है। ये जो भी आपका बैलेंस आएगा यहाँ पे, फिर जो जनरल रिजर्व में पैसा बचेगा वो आप जनरल रिजर्व में शो कर सकते हो एज जनरल रिजर्व। ये उसका जो है ना वो तरीका होता है जनरल रिजर्व को दिखाने का। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ जनरल रिजर्व आपको नहीं दिखाई देगा, ठीक है। क्यों नहीं दिखाई देगा, क्योंकि 50 लाख आपने दोनों को दिया है परचेज कंसिडरेशन। दोनों की शेयर कैपिटल की वैल्यू देख लो, 15 प्लस 5 20 प्लस 5 25, 25 लाख है। 50 लाख में से 25 लाख गए, बच गए कितने, 25 लाख। 25 लाख ज्यादा आ गए। जनरल रिजर्व कितना है दोनों का देख लो, 9 और 3 12,20,000। 25 लाख में से 12,20,000 घटाने पड़ेंगे, यानी किसी भी हाल में जनरल रिजर्व में कोई पैसा बच ही नहीं रहा है आपका। ओके, सो इस केस में क्या होगा, रिजर्व तो आएगा नहीं। अगर बच जाता तो रिजर्व हम जरूर दिखाते, क्योंकि ये इन दी नेचर ऑफ मर्जर है। दूसरी चीज, यहाँ पे क्रेडिट साइड डेबिट साइड से ज्यादा, तो जो बैलेंस आपका आएगा ना, बैलेंसिंग फिगर, उसे आप सरप्लस के नाम से, ये सरप्लस से यहाँ पे दिखा सकते हो, तो वो सरप्लस में आप यहाँ से दिखा दोगे, ठीक है। उसके बाद आती है बारी, अब ऊपर आपने जो कंसिडरेशन ड्यू करी थी उसकी पेमेंट की बारी आएगी। तो पेमेंट होती है आपकी लिक्विडेटर ऑफ ए लिमिटेड। अब पेमेंट दोनों को अलग अलग दिखानी पड़ेगी, इसलिए दिखानी पड़ेगी क्योंकि आपने इनको ज्यादा वैल्यू के ऊपर शेयर इशू कर रखे, यानी प्रीमियम पे। कैसे, देखिए, 2 इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है, और 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम आएगा। इनको आपने टोटल पैसा पे करा है 40 लाख, ठीक है। इक्विटी शेयर इशू करे हैं आपने इनको, प्रेफरेंस वालों को भी इक्विटी शेयर इशू करे हैं, इक्विटी वालों को भी इक्विटी शेयर इशू करे हैं। दोनों का टोटल कितना बनता है, 20 लाख। यानी 20 लाख के हिसाब से आपने इनको कितने का सिक्योरिटीज प्रीमियम दे दिया, 20 लाख का, ठीक है। सेम चीज होगी आपकी बी लिमिटेड में, वहां पे आपको देने थे 5 लाख, लेकिन उनको आपने दिए हैं 10 लाख, ठीक है। तो वही हो जाएगी लिक्विडेटर ऑफ बी, 2 इक्विटी शेयर 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम, 10 5 5, ठीक है। अब आती है एक्सपेंसेस पे करने की बात। तो जो भी आप एक्सपेंस पे करते हो वो करने पड़ेंगे। अब एक्सपेंस में देखिए क्या है, सबसे पहली बात जो लिक्विडेशन के एक्सपेंसेस है, लिक्विडेशन के एक्सपेंसेस हम पे करते हैं सरप्लस अकाउंट में से, ठीक है, या आई थिंक रिजर्व में से भी कर सकते हैं, पर सरप्लस में से करते हैं ज्यादातर। तो लिक्विडेशन के जो एक्सपेंसेस है, जो भी आप पे कर रहे हो, ठीक है, वो आप पे करोगे सरप्लस अकाउंट में से। ओके, दोनों के तो 16,400 ये हो गए और 7100 ये हो गए, ये होंगे आपके सरप्लस में से। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस जो है वो आप वैसे कॉस्ट ऑफ फॉर्मेशन है, वो बैंक के थ्रू आप उस अकाउंट से ही पे करोगे। क्यों, क्योंकि प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को अगर आपको याद हो, कॉस्ट ऑफ फॉर्मेशन जो होती है इसे हम सिक्योरिटीज प्रीमियम से राइट ऑफ करते हैं, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट से, ठीक है। तो इसकी जो एंट्री बनेगी यहाँ पे, लिक्विडेशन के एक्सपेंसेस पे करने की एंट्री बनेगी सरप्लस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है, दोनों का। और जो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस हैं, यानी जो फॉर्मेशन के एक्सपेंसेस, ये प्रीलिमिनरी होते हैं, टू बैंक,
ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, इसको सिक्योरिटीज प्रीमियम से राइट ऑफ करेंगे। राइट ऑफ जब करेंगे तो क्या होगा, यहाँ डेबिट था, अब चला जाएगा ये क्रेडिट। तो प्रीलिमिनरी बेसिकली हमने सिक्योरिटीज प्रीमियम से इसके खर्चे को रिकवर कर लिया। ठीक है, सिक्योरिटीज प्रीमियम ये डेबिट में आ जाएगा। ओके, नाउ जो भी आपने बाकी एक कंसोलिडेटेड आप जो आपने शेयर नए अलॉट करे हैं, इसने और भी शेयर इशू करे हैं इसने, ये पब्लिक इशू करा इसने 8 लाख रुपए का, तो ये प्रेफरेंस शेयर्स का, और 1,20,00,000 रुपए के हिसाब से इसने इक्विटी शेयर इशू करे। ठीक है, तो उसकी आप एक एंट्री यहाँ पे डाल दोगे आराम से, शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट वाली। ये तो इजी है, आप कर सकते हो। ये हो जाएगा आपका सी लिमिटेड की बुक्स में। बाकी बैलेंस शीट आप इसके हिसाब से बना लोगे, दोनों के एसेट लायबिलिटी को आप मर्ज कर दोगे, शेयर कैपिटल को आप उस हिसाब से दिखा दोगे। ठीक है, जो भी आपका बैलेंस आएगा। ओके, सो ये इस तरीके से आपको जनरल एंट्री बनानी है। अगर कोई डाउट हो तो इसमें मेरे से आज पूछ लेना आके। अब फोर्थ इलस्ट्रेशन में देखते हैं, इसमें मैं आपको सिर्फ जो अलग अलग है वही बताऊंगी, अब सारा नहीं बता रही मैं। ओके, इसके अंदर क्या करना है आपको, कंसिडरेशन देखिए कितनी है, 5%। ठीक है, ओके, यहां देखिए अब क्या चक्कर है, यहां परचेज कंसिडरेशन आप कैसे निकालोगे। नेट एसेट वाला मेथड है ना, वो यूज करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, देखो आपने ये कहा है, द एंटायर परचेज प्राइस इज टू पेड बाय सी इन इट्स फुल्ली पेड शेयर्स ऑफ 10 रुपीज ईच। ठीक है, 10 रुपीज ईच के शेयर आप इशू करोगे, पर अमाउंट कितनी पे करोगे, एक शेयर 10 रुपए का होगा, पर टोटल अमाउंट कितनी होगी, तभी तो ना नंबर ऑफ शेयर दे रखेगी हमें टोटल अमाउंट पता चल जाए। ठीक है ना, टोटल अमाउंट दे रखी, तो इसको आपको निकालना पड़ेगा एसेट और लाइबिलिटी की मदद से। ठीक है, नेट एसेट वाला मेथड है, उससे आपकी परचेज कंसिडरेशन यहाँ पे कैलकुलेट होगी। तो देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम ले लेंगे जो एसेट्स हैं। ठीक है, कहाँ है ये रही एसेट्स। ठीक है, बिल्डिंग, फिर हो गई आपकी मशीनरी, और दोनों की आपको अलग अलग निकालनी पड़ेगी परचेज कंसिडरेशन, तो ए की और बी की निकाल लेंगे। इसके अंदर एक और चीज भी दी हुई है, ये देखिए, द एसेट ऑफ ए कॉर्पोरेशन लिमिटेड आर टेकन ओवर एट ए रिड्यूस्ड वैल्यूएशन। अब एक पॉइंट आप याद रखिएगा, यहाँ पे वैल्यू रिड्यूस की जा रही है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ये जो अमालगमेशन है, आपकी एसेट की वैल्यू आप इसमें वो कर रहे हो, रिवाइज कर रहे हो। ठीक है, तो ये जो आपकी अमालगमेशन है, ये इन दी नेचर ऑफ परचेज यहाँ पे मानी जाएगी। ओके, सो 10% कम करनी है आपको रिड्यूस वैल्यूएशन, एक्सेप्ट बिल्डिंग को छोड़ के। तो 30,000 तो ये आ जाएंगी बिल्डिंग के पूरे। 1/10 में से 10% आपको घटाने पड़ेंगे, 1/10 में से 11,000 आप हटा दीजिए, बाकी आ जाएगा आपका। ठीक है, फिर 16,000 में से 10% हटा दो, यानी 1,600 हटा दो, बाकी आ जाएगा आपका। फिर 14,000 में से 10% हटा दो, यानी 1,400 हटा दो, बाकी आ जाएगा आपका 12,600। फिर आपका बच गया कैश में से डेप्रिसिएशन कोई ऐसी लगती नहीं है, तो कैश आपका 3 का 3,000 आएगा। ये आपकी एसेट हो गई, टोटल एसेट आ जाएगी 1,59,000। ठीक है, इसमें से लाइबिलिटी माइनस कर दीजिए। कितनी लाइबिलिटी है, ट्रेड पेबल की लाइबिलिटी है 10,000 रुपए की, और डिवेंचर की लाइबिलिटी है 20,000 रुपए की, और एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड है 3,000 रुपए का। ये 3 लाइबिलिटी है आपकी। ठीक है, तीनों लाइबिलिटी हम यहाँ पे डाल देंगे, तो 20,000, 3,000 और 10,000। ठीक है, ये आ गई अब आपकी नेट एसेट, जो नेट वैल्यूएशन आपकी 1,26,000 आ जाएगी। ठीक है, एक और इसमें वो कर रखा है, आर टू रिसीव 5% ऑफ नेट वैल्यूएशन ऑफ देयर रिस्पेक्टिव बिजनेस एज गुडविल। मतलब इनको गुडविल भी मिलेगी, जो नेट वैल्यू आएगी, ये नेट वैल्यू है, प्लस इस नेट वैल्यू का 5% गुडविल इनको मिल जाएगा। ठीक है, इसका 5% हो जाएगा ये 6300। तो ये आ जाएगी इसकी परचेज कंसिडरेशन, ये आ जाएगा 1,32,300। इस कंपनी की परचेज कंसिडरेशन है ये, और 10 रुपए के शेयर के हिसाब का मतलब है आपने 13,230 शेयर्स 10 रुपए के हिसाब से इनको इशू करें। सेम ऐसे ही हम बी लिमिटेड की परचेज कंसिडरेशन को कैलकुलेट कर लेंगे। परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट करने के बाद तो ये बिल्कुल इजी है, आपको आराम से आप इसको निकाल लोगे। ठीक है, ओके, एक चीज और मैं आपको बताना चाहती हूँ,
अमालगमेशन में ओके आपने वो पढ़े होंगे ना, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट जो ट्रांसफर होते हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स के अकाउंट में, ठीक है, उनकी लिस्ट आप दोबारा से खोल के देखना, वो कॉलम नंबर 3 वाली जो हमने थ्योरी में पढ़ा था। ये जो डिविडेंड इक्विलाइजेशन फंड है ना, ये उसके अंदर है, ये इक्विटी शेयर होल्डर में ट्रांसफर होगा। वो एंट्री आपको याद है जहां हम ट्रांसफरर के बुक में एंट्री बनाते हैं कि इनको शेयर कैपिटल और रिजर्व और जो भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है टू शेयर होल्डर्स अकाउंट, ये करते हैं, क्रेडिट करते हैं उनके अकाउंट में, ठीक है। तो यहाँ क्या क्या क्रेडिट होगा इनके अकाउंट में, रिजर्व फंड क्रेडिट होगा, स्टैट्यूटरी रिजर्व क्रेडिट होगा, शेयर कैपिटल क्रेडिट होगी, डिविडेंड इक्विलाइजेशन फंड क्रेडिट होगा और सरप्लस क्रेडिट होगा। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड उसका हिस्सा नहीं है, ध्यान रखिएगा। अगर वो लिस्ट आप दोबारा से खोल के देख लीजिए, ठीक है। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का हिस्सा नहीं है, जिसे हम शेयर इक्विटी शेयर होल्डर्स के अकाउंट में क्रेडिट करते हैं, तो इसे आप इक्विटी शेयर होल्डर्स के अकाउंट में क्रेडिट मत कीजिएगा। ये जो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड है ये आपकी लायबिलिटी है, और इसीलिए इसे सिर्फ जैसे हम लायबिलिटी को ट्रीट करते हैं वैसे ही आप क्वेश्चन के अंदर ट्रीट करेंगे, बाकी आपका सारा क्वेश्चन सेम है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं हम, 5th जो इलस्ट्रेशन है आपका, ठीक है। यहां भी आपका एसेट और लायबिलिटी वाला चक्कर ही चलेगा। ओके, अगर एसेट की वैल्यू को रिवाइज किया गया है तो फिर उस केस में आपकी हाँ रीवैल्यू की गई है। अगर एसेट रीवैल्यू की गई है मतलब ये इन दी नेचर ऑफ परचेज है, ठीक है। पहले वाले क्वेश्चन में वैल्यू हाँ रिड्यूस वैल्यू ना, उसमें भी रिवाइज करी गई है, ठीक है ठीक है। ये इन दी नेचर ऑफ परचेज है तो आप उस हिसाब से इसकी एंट्री बनाओगे। और इसकी परचेज कंसिडरेशन कैसी है आपकी, डिबेंचर्स को तो आपने वो करा कन्वर्ट करा है, तो ये परचेज कंसिडरेशन का हिस्सा भी नहीं होता है वैसे भी। इशू एट ए प्रीमियम ऑफ 5 पर शेयर ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच इन XY लिमिटेड। ओके, आपने जो परचेज कंसिडरेशन जो दी है वो 5 रुपए पर शेयर के प्रीमियम के साथ दी है 10 रुपए के इक्विटी शेयर, मतलब आपने टोटल 15 रुपए का इक्विटी शेयर इशू करा है, ठीक है, परचेज कंसिडरेशन के तौर पे। पर कितने रुपए, टोटल कितने रुपए आएंगे वो हमें यहाँ पे अब निकालना पड़ेगा एसेट और लायबिलिटी की मदद से, जो परचेज कंसिडरेशन है। अब इनकी जो रिवाइज्ड वैल्यू है ना वो ले लो, जैसे 530, 160, 2,74,75, ठीक है, प्लस कैश। टोटल एसेट आ गई हमारे पास, दोनों ही की आ जाएगी, एक्स की भी और वाई की भी। इसमें से इनकी लायबिलिटी माइनस कर देंगे। लायबिलिटी कौन कौन से, देखिए डिबेंचर है, मॉर्गेज लोन है और ट्रेड पेएबल है, ये 3 लायबिलिटी है, तीनों को आप माइनस कर देंगे। परचेज कंसिडरेशन आ जाएगी, एक्स की आएगी 9 लाख, 9 लाख के आपने 15 रुपए के हिसाब से शेयर इशू करे हैं इनको, ठीक है, तो टोटल शेयर आ जाएंगे आपके कितने इशू करें, फिर आपका सिंपल बाकी तो हो ही जाएगा ये क्वेश्चन। ओके, 6th इलस्ट्रेशन में इसमें भी कुछ खास नहीं है आपका। बस ये देखिए परचेज कंसिडरेशन आप कैसे दे रहे हो। ए लिमिटेड को आप दे रहे हो अलॉटमेंट ऑफ 5 लाख फुली पेड शेयर, तो इन दी नेचर ऑफ मर्जर मिलेगी ये, ठीक है। 1 रुपए का शेयर है, 5 लाख शेयर दे रहे हो, मतलब 5 लाख रुपए की पेमेंट आप इनको कर रहे हो, ए लिमिटेड को। इनको कितनी करनी है, 5 की ही करनी है, ठीक है। ए पेमेंट ऑफ 1,15,000 इन कैश, कैश में भी दे रहे हो आपको, और डिबेंचर को तो आप वैसे पेमेंट कर रहे हो, तो ये परचेज कंसिडरेशन में शामिल नहीं होगा आपका, ठीक है। डिबेंचर वाला परचेज कंसिडरेशन में शामिल नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, इसको अलग से आप पेमेंट करोगे। तो परचेज कंसिडरेशन कितनी हो गई, 5 लाख तो ये हो गए, और 1,10,000 आप इनको कैश में दे रहे हो, टोटल हो गए आपके 6,10,000। ये 1,10,000 है कितने, 1,15,000 सॉरी, ठीक है। तो ये 6,15,000 हो गई इनकी परचेज कंसिडरेशन, ठीक है। वैसे इनको देनी कितनी थी आपको, 5 लाख के ही शेयर है इनके, तो ठीक है, 1,50,000 बल्कि ज्यादा दे रहे हो आप इनको। ये भी इजी है, बी को भी आप ऐसे ही 2 लाख शेयर दे रहे हो और कैश दे रहे हो। बस परचेज कंसिडरेशन वाली जो आपकी एंट्री होती है उसके अंदर इसमें आपको कैश भी ऐड करना पड़ेगा शेयर्स के साथ साथ। तो हमने जैसे यहाँ पे परचेज कंसिडरेशन पे करी थी ना, ये वाली शेयर इशू करें आपने इनको, और यहाँ पे भी हमने करी थी ये वाली, ठीक है। इसमें आपका कैश हो रहा ऐड हो जाएगा, बस बाकी तो सेम है आपका,
बाकी अगर कहीं अटको तो फिर मेरे को पूछ लेना आप। ओके, नाउ 7 का जो इलस्ट्रेशन है इसके अंदर 10% डिबेंचर बोथ कंपनी हैज टू बी डिस्चार्ज, ठीक है, ये तो आप कर ही दोगे अलग से। प्रेफरेंस शेयर होल्डर ऑफ टू कंपनीज आर इशूड इक्विवेलेंट नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स एट 150 फेस वैल्यू, 50 रुपए के प्रीमियम के साथ आपने इनको शेयर इशू करें, लेकिन अमाउंट सेम है, यानी 30,000 है तो 30,000 का ही है, ठीक है, बट प्रीमियम के ऊपर आपने इनको इशू कर दिया तो 50 रुपए का आपको प्रीमियम इसके अंदर दिखाना पड़ेगा, ठीक है। फिर प्रीमियम 15% का प्रीमियम, सॉरी 50 रुपए का प्रीमियम निकाल लो, इसका बस प्रीमियम ऐड हो जाएगा, बाकी 30,000 के ही है फेस वैल्यू इनकी। तो परचेज कंसिडरेशन देखिए कैसे होगी इनकी, 100 रुपए के हिसाब से 30,000 तो ये है, ठीक है, तो 300 गुणा में 100 शेयर्स तो ये हो गए 100 रुपए के हिसाब से, तो और 50 रुपए का आपका होगा प्रीमियम, ठीक है, तो 300 गुणा में 50 15,000, ये हो गई आपकी परचेज कंसिडरेशन का पहला पार्ट। दूसरा पार्ट क्या होगा, एक्स लिमिटेड का इक्विटी शेयर होल्डर्स को आपने कैसे पेमेंट करा है, 5 इक्विटी शेयर फॉर ईच इक्विटी शेयर ऑफ एक्स लिमिटेड एंड 4 इक्विटी शेयर फॉर ईच इक्विटी शेयर ऑफ वाई। तो एक्स के इक्विटी शेयर कितने हैं भाई, 100 रुपए का है, 80,000, 800 शेयर है, ठीक है, 800 शेयर है, और आपने हर एक पे 5 शेयर इशू करे हैं, हर एक पे 5 शेयर इशू करें क्या, 5 इशू, ठीक है, यानी 4,000 इक्विटी शेयर इशू करें आपने। ये तो प्रेफरेंस वालों की पेमेंट है, इक्विटी वालों की क्या पेमेंट है, 4,000 के शेयर और कितने रुपए के हिसाब से 30 ईच, और फेस वैल्यू थी इनकी 10, ठीक है, यानी 10 तो ये हो गया 40,000 और 20 रुपए का प्रीमियम हो गया आपका। तो यहां ये प्रीमियम हो जाएगा, तो आप पेमेंट की एंट्री दिखाओगे तो आपको मालूम है प्रीमियम कितना दिखाना है आपको, ठीक है, ट्रांसफरी कंपनी की बुक्स में टोटल कंसीडरेशन हो जाएगी इन दोनों का टोटल, ये हो जाएगा आपका 1,65,000, ये एक्स लिमिटेड की टोटल परचेज कंसीडरेशन है, ठीक है, ओके। बिजनेस परचेज में आप 1,65 तो इसके प्लस दूसरी वाले के दिखा दोगे, ठीक है, आई थिंक ये भी हो जाएगा आपका। एक चीज और है यहाँ पे, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व है आपका एक, ठीक है, ये आपको 5 साल के लिए मेंटेन करके रखना है। एक वो आपको याद होगी एंट्री अमालगमेशन एडजस्टमेंट वाली, ठीक है, तो इसको हम उस चीज से मेंटेन करके रखेंगे क्योंकि ये 5 साल के लिए आपको और करना है। ये एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 आपका स्टैट्यूटरी रिजर्व माना जाता है, तो इसकी एंट्री आपकी बनेगी अमालगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व अकाउंट। क्या कह रहा है ये, आपने एक एक्स कंपनी थी आपकी, एक वाई कंपनी थी आपकी, दोनों को आपने मर्ज कर दिया, एक्स वाई कंपनी बन गई, लेकिन एक्स वाई कंपनी बनने के बाद अब इसमें देखिए एक्स वाई कंपनी जब बनी तो ये दोनों रिजर्व इकट्ठे हो गए, स्टैट्यूटरी रिजर्व होता है ये, इसको याद रख लेगा, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व, 5 और 5 10 दोनों आपस में मिल गए, तो अब ये 10,000 बन गया इस कंपनी के पास। अब ये कह रहा है इसको आपको मेंटेन करके रखना है, इसमें से कुछ खर्च नहीं करना है, तो इसको हम कैसे मेंटेन करेंगे, वो जो अमालगमेशन वाला था एडजस्टमेंट अकाउंट, टू इन्वेस्टमेंट, ये इसका जो नाम है आपका अलाउंस रिजर्व अकाउंट, ठीक है, इससे करके 10,000 के आप ऐसे यहाँ पे एंट्री डाल दोगे, मतलब इसमें से कुछ भी पैसा आपको निकालना नहीं है, पूरा का पूरा पैसा आपको यूं का यूं मेंटेन करके रखना है, तो किसी भी और जगह पे आप इस अकाउंट में से पैसा नहीं निकालोगे, ठीक है, ओके। आई थिंक ये क्वेश्चन भी आपका हो जाएगा, यहां तक का कर लीजिएगा, इलस्ट्रेशन पहले निकालना ताकि समझ में आए, क्वेश्चन बाद में ट्राई करना, इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।